So I welcome you all in the class of income tax on behalf of Education Express channel. And as you know that we have already started the last head of the income tax, and that was the income from other sources. Today we are taking up the 8th illustration of this topic. और उसमें क्या कहता है ज़रा देखिएगा। ये कहता है श्री जतन के पास 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ थीं। 40,000 रुपये भारत सरकार का ऋण है, इसे ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट लोन है ये। 30,000 रुपये 9% औद्योगिक वित्त निगम, ये गवर्नमेंट संस्था है, इसको भी ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं है। 25,000 रुपये 14% इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ बॉन्ड्स ए सीरीज़ के, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसे भी ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये गोदावरी मिल्स लिमिटेड के 12% ऋण पत्र सूचीयत हैं, तो इनको ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 रुपये मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10% कर मुक्त ऋण पत्र सूचीयत लिस्टेड हैं परंतु टैक्स फ्री हैं, तो इन्हें ग्रोसअप करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। 20,000 रुपये के कावेरी ट्रेडर्स लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इसका मतलब व्यक्तिगत हित है, के 15% ऋण पत्र, तो 15% ऋण पत्र हैं और जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इसीलिए इन्हें ग्रोसअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट 25,000 रुपये 10% राहत बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड हैं, नेशनल रिलीफ फंड कहलाता है उसके। और मैंने आपको पिछली बार एक लिस्ट बताई थी कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हैं। देखिए पेज नंबर 547 पर ये प्रतिभूतियां हैं और उसमें देखिएगा सरकारी प्रतिभूति में राहत बॉन्ड्स का ब्याज ये केवल वेस्टीय के लिए ही कर मुक्त हैं। तो HUF होगा हिंदू इंडिविजुअल फैमिली और इंडिविजुअल होगा उसके लिए टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील लिखी जाएगी इसकी इनकम। ओके, फिर कहता है 8वां पॉइंट, 10,000 रुपये राष्ट्रीय बचत अष्टम निर्गमन 8th इशू जो 17 जुलाई 2000 को क्रय किए गए थे। 100 रुपये के ऐसे बचत पत्र पर चतुर्थ वर्ष में 11.14 व 5वें वर्ष में 12.11 रुपये प्राप्य माने जाते हैं। इन बचत पत्रों की परिपक्वता पर गत वर्ष 19-20 में ब्याज सहित 15,162 रुपये प्राप्त हुए। जब इसका टर्न आएगा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इसे छोड़ते हैं। उन्होंने 30 जून 2019 को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋण पत्र ब्याज सहित 52,000 रुपये में बेच दिए। और अब ज़रा चेक कीजिएगा कि ऊपर है चौथा पॉइंट, गोदावरी लिमिटेड के ऋण पत्र 12% सूचीयत, और ये बेच दिए 30 जून को, और ब्याज कब देय हो रहा है तो आगे पता लगेगा, इस पर भी बात करनी है। फिर कहता है 60,000 रुपये का 8% उत्तर प्रदेश सरकार का ऋण 59,000 रुपये में ब्याज रहित खरीद लिया। ये खरीदा परंतु ब्याज रहित है, इसे देखना पड़ेगा ब्याज की देय तिथि क्या आती है, उसके आधार पर कितना महीने का ब्याज जिसमें हमें शामिल करना है। परंतु गवर्नमेंट का लोन है तो ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक ने ब्याज की एकत्रित राशि पर जो नेट अमाउंट जमा हो, ग्रोस अमाउंट होगा, उस पर ये कलेक्शन चार्जेस ले रहा है 2%। ओके, औद्योगिक वित्त निगम के बॉन्ड्स एवं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के बॉन्ड्स जो है वो उद्गम स्थान पर कर पर कटौती न करने के लिए अधिसूचित हैं।
तो वैसे पहले भी लग रहा था, सरकारी संस्थाएं, औद्योगिक वित्त निगम भी और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ भी, परंतु इसने साफ कर दिया है कि उस पर TDS नहीं लेना है। तो जो TDS की बात होगी उसके आधार पर लेंगे। बैंक कलेक्शन जो नेट अमाउंट होगा उस पर लिया जाएगा, कितना शुद्ध जमा होता है, कितना प्राप्त हो रहा है, प्राप्य है, और कितना शुद्ध बैंक में प्राप्त हुआ या जमा हुआ, उसके आधार पर शुद्ध राशि जो जमा होगी बैंक में उसके आधार पर 2% कमीशन बैंक चार्ज करेगा। लास्ट पॉइंट, ये मानते हुए कि सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रति वर्ष 1 मार्च और 1 सितंबर को देय होता है, 31 मार्च 2020 वर्ष के लिए आय की गणना कीजिए। अब देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है प्रतिभूतियों की दृष्टि से, और इसमें किन किन को कैसे कैसे लेना है 1 बाय 1 हम टेकअप करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी डिटेल पे उस पर चर्चा होती रहेगी। ठीक है, आइएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला, 10% भारत सरकार के ऋण 40,000 के, 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, 40,000 है, 40,000 का 10% लेंगे, और ग्रॉस अमाउंट भी 4,000 होगा। TDS नहीं होता तो शुद्ध राशि भी 4,000 होगी। ये शुद्ध राशि पर बैंक कलेक्शन होगा कमीशन का, बैंक का 2% कलेक्शन चार्जेस है, वो शुद्ध अमाउंट जितनी प्राप्त हुई एक्चुअली बैंक में जमा हुई उस पर बैंक कमीशन 2% चार्ज करना, वो एंड में होगा जब सारा ब्याज का कैलकुलेशन हो जाएगा तब, अभी नहीं उसका। ओके, पर ध्यान रखिएगा, बता दिया है आपको। फिर कहता है कि 30,000 रुपये 9% औद्योगिक वित्त निगम के बॉन्ड्स हैं, 30,000 रुपये 9%, 9% बॉन्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 30,000 इंटू 9%, तो जितना ग्रॉस अमाउंट है उतना ही शुद्ध पैसा जमा होगा, क्योंकि TDS नहीं होता है। ग्रॉस का मतलब इतनी इनकम हुई, और जमा का मतलब TDS काटने बाद कितना बैंक में जमा हुआ, वो शुद्ध राशि कहलाएगी। बात समझ में आ रही है आपके, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, 25,000 14% इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ये सरकारी है, और वैसे उसने स्पष्ट कर दिया था। नीचे देखिएगा लास्ट बट 1 पैराग्राफ में, औद्योगिक निगम के बॉन्ड्स एवं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के बॉन्ड उद्गम स्थान पर कटौती न करने के लिए अधिसूचित है। इन पे TDS नहीं होगा, तो ये 14% है 25,000 का, 14% इंडियन टेलीफोन बॉन्ड्स, 25,000 इंटू 14%, 3500, शुद्ध अमाउंट भी 3500 ही होगा। 25,000 इंटू 14%, यस 3500। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है गोदावरी मिल्स लिमिटेड के, गोदावरी के बारे में तो आगे कुछ नहीं कह रखा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 50,000 रुपये, चौथा पॉइंट है, 50,000 रुपये गोदावरी मिल्स लिमिटेड के 12% ऋणपत्र सूचित हैं ये, और आगे उसने कहा है पैराग्राफ में, उन्होंने 30 जून 2019 को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋणपत्र ब्याज सहित 52,000 में बेच दिए। अब कितने में खरीदे बेचे इससे हमारा कोई लेन देन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात,
हमें केवल ब्याज की गणना करनी है। इसलिए जो सिक्योरिटी का अंकित मूल्य, लिस्टेड प्राइस और प्रिंटेड प्राइस जो होती है, उस पर ही ब्याज की गणना करनी है। कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, इस बात से हमारा किसी तरह का कोई संबंध इस टॉपिक में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ब्याज की कैलकुलेशन खरीदते बेचते समय ये ध्यान रखनी है कि लेन देन, क्रय विक्रय जो भी हुआ है वो ब्याज सहित है या ब्याज रहित है। तीसरी बात, जब क्रय विक्रय हो रहा प्रतिभूति का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्याज की ड्यू डेट क्या है, एक्रूड कब हो रहा है ब्याज, देय कब हो रहा है, पेबल कब हो रहा है, ये तिथि का ध्यान रखना है। जनरली सिक्योरिटीज़ पर ब्याज हर 6 महीने बाद ड्यू होता है। जनरली, कभी कभार किसी न किसी में ऐसा हो जाता है कि ईयरली हो जाए, नहीं तो जनरली 99% या 90% ये मानिएगा सिक्योरिटीज़ हाफ ईयरली ब्याज पर ड्यू होती हैं। तो इसी पर भी ब्याज 6 महीने बाद ड्यू हो रहा है सभी सिक्योरिटीज़ पर। और देखिएगा डेट उसने दी है, पहला ब्याज ड्यू हो रहा है 1 मार्च को और दूसरा ब्याज ड्यू हो रहा है 1 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020। दिस इज़ आवर प्रीवियस ईयर। अब इसमें, इस पीरियड में, 1/4/19 से 31/3/2020 तक के पीरियड में ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनका क्रय विक्रय हुआ है ब्याज सहित है या ब्याज रहित है, ये ध्यान रखते हुए हमें ये ज्ञात करना है कि ब्याज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, 12 महीने का, 6 महीने का। ध्यान रखिएगा। अब इस रेफरेंस में इसको समझिए, गोदावरी को, गोदावरी के 50,000 के 12% डिबेंचर्स हैं और 30 जून को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋणपत्र ब्याज सहित 52,000 रुपये में बेच दिए। 30 जून को बेचे, सेल्स 30/6/19 को बेचे। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की देय तिथि 1 मार्च और 1 सितंबर 2 हैं। 1 मार्च एंड 1 सितंबर एवरी ईयर ब्याज इस तारीख को मिलता है। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा, 30 जून को सेल किया, ब्याज उससे पहले ड्यू हो चुका होगा 1 मार्च को, तो 1 मार्च को इसने जो है 1 मार्च 19 को इसने ब्याज प्राप्त कर लिया होगा गोदावरी के शेयर्स पर, डिबेंचर्स पर। इसका नाम है, ये 50,000 के गोदावरी के ऋण डिबेंचर्स। यस, तो इन ऋण पत्रों पर, गोदावरी के ऋण पत्रों पर 1 मार्च 2019 को तो ब्याज प्राप्त कर लिया होगा इसने, परंतु वो ब्याज हमारे इस प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को और ब्याज पहले प्राप्त कर चुका है 1 मार्च 2019 को। तो इसका मतलब ये ब्याज तो शामिल होगा ही नहीं। 1 मार्च 2019 का जो ब्याज है वो नॉट इंक्लूडेड, वो तो हम टेकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर का जो पीरियड है 1/4/19 से, उस पीरियड के ब्रैकेट में ये नहीं आता है। उससे पहले ब्याज प्राप्त हो चुका था, गत वर्ष में उसका कैलकुलेशन हुआ होगा, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्लियर होगी बात। आगे देखिएगा, अब ब्याज मिलेगा 1 मार्च 2019 के बाद 1 सितंबर 2019 को नेक्स्ट ब्याज मिलेगा। उससे पहले ये सिक्योरिटी इसने बेच दी 30/6 को,
30 जून 2019 को ये गोदावरी के सिक्योरिटी ऋण पत्र जो थे उनको बेच दिया। और ज़रा पढ़िएगा क्या कहता है वो बेचते समय। गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋण पत्र ब्याज सहित बेचे हैं 52,000 रुपये में, ब्याज सहित। तो 1 मार्च 19 का ब्याज तो पहले प्राप्त हो चुका, जो हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गत वर्ष की अवधि में वो आता नहीं। दूसरा ब्याज इसको 1 सितंबर 2019 को प्राप्त होना था, परंतु उससे पहले 30/6/2019 को इसने सेल कर दिया। और सेल भी क्या हुआ है, ये हुआ है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज सहित को, ब्याज सहित बेच दिया। इसका मतलब बेचा सिक्योरिटी गोदावरी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को, और इसका ब्याज जिसने खरीदा है उसको प्राप्त होगा, इसे नहीं मिलेगा क्योंकि ब्याज सहित बेच रहा है इसे। बात समझ में आ रही है? तो जब ब्याज सहित बेच रहा है तो ये जो इंटरेस्ट है इस तारीख का, ये भी नहीं मिलेगा, ये शामिल नहीं होगा, ये मिलेगा नहीं। इसका मतलब गोदावरी वाले डिबेंचर्स पर हमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम इस गत वर्ष में ऐसी प्राप्त नहीं होगी जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल होनी चाहिए। ये देखिएगा, पूरा डिटेल जानकारी आपको अवेलेबल कराई है। इट मीन्स देयर इज़ नो एनी इनकम ऑन दीज सिक्योरिटीज़ ऑफ गोदावरी के डिबेंचर्स जो हैं उस पर हमें किसी प्रकार की इस गत वर्ष में 1/4/19 से 31/3/2020 के बीच में इनकम हो रही है जिस पर कि टैक्स होना चाहिए। एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। पर लिख लें उसको और लिखें 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, ब्रैकेट में लिखा, ऑफ गोदावरी नो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एज इट इज सोल्ड कम इंटरेस्ट। ब्याज सहित बेच दिया है इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की कोई इनकम की गणना नहीं होगी, नो इनकम। पर डिटेल में आपका वर्किंग नोट में ये पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि ब्याज की गणना इसमें आपने क्यों नहीं की। एक शॉर्ट में बिल्कुल ये तो मैंने लिख दिया है, नो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एज इट इज़ सोल्ड कम इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज सहित उसको बेचा गया है। परंतु ये लिखना पड़ेगा 1 मार्च का जो ब्याज ड्यू था वो इसने पहले प्राप्त कर लिया है, 1/4/19 से पहले ही, 1 मार्च को ही। फिर दूसरा ब्याज ड्यू होगा 1 सितंबर 2019 को, उससे पहले इसने इसको बेच दिया 30/6/19 को, और बेचा भी ब्याज सहित है, इसीलिए कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, यदि ये ब्याज रहित बेचा गया होता तो 6 महीने का ब्याज जो 1 सितंबर को ड्यू होता है वो आपको प्राप्त होता, यदि ब्याज रहित बेच देता तो। ये ख्याल रहे, ठीक है? क्लियर होगी पोजीशन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 5th, 40,000 रुपये मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10% कर मुक्त है, टैक्स फ्री सूचित ऋण पत्र हैं। ये हैं 10%, 10% डिबेंचर्स लिस्टेड ऑफ मद्रास के है, ऑफ मद्रास मोटर्स, ऑफ मद्रास मोटर्स के। क्योंकि ये टैक्स फ्री है इसलिए ग्रॉस अप होगा, ध्यान रहे, टैक्स फ्री है इसलिए ग्रॉस अप होगा। और लिखें, और ये राशि है 40,000 की, शायद, यस, 40,000 की।
40,000 इंटू 10%, 4,000 ग्रॉसअप करेंगे। इंटू 100/90, 40,000 में 9 का भाग, 4,044,444 ये आया। तो ग्रॉस अमाउंट होगा 4,444 और नेट अमाउंट होगा 4,000। ये इसका मतलब हुआ। इनकम एक्चुअल में हुई 4,444 की, उसमें से इनकम टैक्स काट लिया गया। कितना इनकम टैक्स काटा है? 444 रुपये इनकम टैक्स काटा है। वो काटने के बाद शुद्ध पैसा जो जमा हुआ बैंक में वो 4,000 रुपये है। शुद्ध प्राप्ति इतनी हुई, इनकम इतनी हुई, परंतु बैंक में जमा इतनी, बाकी का TDS काट लिया है। बैंक कमीशन इस पर लिया जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे, कम ऑन। नेक्स्ट 6th पॉइंट, 20,000 रुपये के कावेरी ट्रेडर्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। जनता का सार्वजनिक हित नहीं हो तो उनको भी उन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज को भी ग्रॉसअप करना होता है। ध्यान रहे, ऋण पत्र हैं 15% और इसके बारे में आगे कुछ नहीं कह रहा है। ओके, तो ये है 15% डिबेंचर्स ऑफ कावेरी और अमाउंट है इसका कावेरी का 20,000 इंटू 15%, तो ये हुआ 3,000। ठीक है, ग्रॉसअप क्यों कर रहे हैं? ब्रैकेट में लिख लें, नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनता का सार्वजनिक हित नहीं है इसलिए। और ये हो जाएगा 3,000 इंटू 100/90। बोलिए, तीन 3,333 रुपये कावेरी लिमिटेड के 20,000 15%। 20,000 रुपये कैपिटल्स के एक ऐसी कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। हाँ सॉरी, जनता का सार्वजनिक हित नहीं है तो ये रिवर्स होगा। 100 इंटू 3,000 इंटू 90/100, TDS काटने के बाद इसका मतलब 3,000 रुपये, ये 2,700, ये नेट रिसीव्ड शुद्ध प्राप्ति। तो 3,000 रुपये ग्रॉस अमाउंट है, इनकम है, और प्राप्त हुआ 2,700। जनता का सार्वजनिक हित नहीं है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट कहता है 7th पॉइंट, 10% रिलीफ बॉन्ड्स और ये अमाउंट है 10% रिलीफ बॉन्ड 25,000 के।
गवर्नमेंट बॉन्ड है, रिलीफ बॉन्ड जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, अर्थात एग्जेम्प्टेड, इसको शामिल ही नहीं करेंगे, नील। इसको शामिल ही नहीं किया जाएगा इनकम में, ध्यान रहे, इसलिए जानकारी के लिए लिख दिया है नील। परंतु नोट में डाल के लिखना पड़ेगा। मैंने पेज नंबर आपको बताया था, उस पेज पर कुछ सिक्योरिटीज़ के नाम दे रखे हैं जिसे सरकार ने टैक्स फ्री डिक्लेयर किया है, अर्थात उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा उन सिक्योरिटीज़ पे। उस लिस्ट में इस सिक्योरिटी का भी नाम है 10% रिलीफ बॉन्ड, नेशनल रिलीफ बॉन्ड कहलाता, राष्ट्रीय राहत कोष। जनरली कहीं पर जो नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं स्खलन हो गया, कहीं भूकंप हो गया, तो वहाँ पर पीड़ित परिवारों को सहायता देने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वही रिलीफ बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो ये उसके लिए है, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं होता है। रेफरेंस आपको दिया है, वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। ओके, मैं आगे क्या कैलकुलेशन इधर ले रहा हूँ। ये ग्रॉस अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है। आगे देखिएगा क्या कहता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा आपको। पंद्रह 15% 20,000 का 30,000 हो गया। सुपर चेक कीजिएगा, देखिएगा क्या कहता है। ये 8th पॉइंट पर बात हो रही है, जरा ध्यान से इसको समझना डिटेल में। 10,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन 8वां इश्यू है ये, मतलब 8, इससे पहले 7 बार इश्यू होकर के बंद हो गए हैं, क्योंकि ये एक बार इशू होता है तो 5-6 साल तक चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, इस तरह से। तो इससे पहले 7 इशू हो चुके होंगे। तो 8वां इशू है जो 17 जुलाई 2014 को क्रय किए गए थे। 17 जुलाई 2014 को ये निकला था, तो ये क्रय किया गया था और 10,000 रुपये का है, मतलब 10,000 रुपये विनियोग किए हैं आपने और उस पर ब्याज मिला होगा हर वर्ष। आपको पहले भी बताया था, फिर ध्यान से सुनिएगा। जो NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहलाता है, NSC, ये 8वां इशू है उसका, और इस पर ब्याज हर 6 महीने बाद ड्यू होता है, एक बात। परंतु ड्यू होने के बावजूद भी वो ब्याज आपको नहीं मिलता है, जिसने विनियोग किया उसको प्राप्त नहीं होता है, परंतु उसके खाते में वो जमा हो जाता है। मान लीजिए 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर इस 6 महीने में 1,000 रुपये ब्याज हुआ, तो अब आपकी जमा राशि 6 महीने बाद 11,000 रुपये मानी जाएगी और 11,000 रुपये पर आपको ब्याज मिलेगा। फिर अगले 6 महीने बाद फिर मान लीजिएगा 1,200 रुपये आपको ब्याज मिला, तो 11,000 प्लस 1,200 तो 12,200 रुपये आपकी जमा राशि हो गई और ब्याज अब 12,200 पर कैलकुलेट होगा, इस तरह से। अर्थात ब्याज जो भी ड्यू होता है वो आपके खाते में जमा होता रहता है और जमा होने पर जो टोटल डिपॉजिट होता है उस पर ब्याज मिलता है, अर्थात ब्याज पर ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो NSC पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्य होता है, ड्यू होता है, एक्रूड होता है, एक बात। दूसरी बात,
ब्याज आपको हर 6 महीने बाद ड्यू होने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त कब होगा? जब इसकी मैच्योरिटी होगी, पूरे 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तब उस समय पूरी राशि ब्याज सहित जोड़ करके जितनी बनती वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है। चौथी बात, ब्याज हमेशा 6 महीने बाद ड्यू हो रहा है, जैसे अभी आपको बताया एक्रूड हो रहा है परंतु प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु इनकम टैक्स में जैसे ही ब्याज एक्रूड हुआ 6 महीने बाद तो वो ब्याज इनकम में जोड़ दिया जाए, हर 6 महीने बाद जुड़ता चलेगा। तो साल में 2 बार ब्याज इनकम में जुड़ करके टैक्स लगता रहेगा। परंतु जब परिपक्व हो जाएगी ये एनएससी, पूर्ण इसकी अवधि हो जाएगी, 5 साल के पीरियड पूरा हो जाएगा, तब ये राशि ब्याज सहित मिलेगी। तब ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हर 6 महीने बाद जो इनकम ब्याज की हो रही है वो जुड़ती जा रही है और टैक्स उस पर होता जा रहा है। तो हर साल आप ये दे रहे हैं टैक्स। तो अब जब पैसा इकट्ठा मिलेगा ब्याज सहित तो ब्याज की राशि पर टैक्स आपको नहीं देना होगा ऑन मैच्योरिटी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 2014 को क्रय किए थे, ये 100 रुपये के हैं ये। ऐसे बचत पत्र चतुर्थ वर्ष में 11.14 और 5 वर्ष में 12.11 रुपये प्राप्य माने जाते हैं। इन पर जो ब्याज है चौथे वर्ष में था 11.14 और 5वें वर्ष में ब्याज की दर थी 12.11। ये बता रहा हूँ। अब आपका कौन सा वर्ष चल रहा है पहले तो ये देखें। हमारा है 19-20, तो 14 में खरीदे थे 2014, 19 में 14 घटाए तो 5वां वर्ष हो गया। 2019 माइनस 2014, 2019 हमारा चल रहा है, 2014 में खरीदे थे तो ये 5 हो गया, 5वां वर्ष है। तो इसका मतलब है ब्याज की गणना आपको करनी है और वो होगी 5th ईयर वाली जो 12.11 है। 14 पॉइंट क्या दे रहा है वो 11.14 वाली मत ले लीजिएगा, सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्याज के लिए ब्याज की ड्यू डेट ये है जिसमें 12.11 रुपये दे रहा है। तो पहले तो ये देखें कि आपको ब्याज की इनकम कितनी हुई, और ब्याज की इनकम आप देखें, ये मैं अलग से ले रहा हूँ, ये 8th पॉइंट है, एनएससी ब्रैकेट में 8th इशू इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर एट द रेट ऑफ 12.11, ये वाली रेट आपके काम आएगी। 10,000 पर 10,000 इंटू कितना परसेंट, 12.11/100। बोलिएगा ब्याज देखिए कितना बन रहा है। 10,000 2 0 100 इंटू 12.11, 1211 रुपये ब्याज हुआ। ये 1211, देखिए ब्याज का कैलकुलेशन में इस तरह से होगा, 1211 रुपये ब्याज होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु ये 5 वर्ष के बाद मैच्योर भी हो गई। देखिए क्या कहता है ये, इन बचत पत्रों की परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर गत वर्ष 19-20 जो है में ब्याज सहित 15,162 रुपये प्राप्त हुए। देखिएगा वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट, एनएससी अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे प्राप्त हुआ है 15,162, 15,162।
ब्याज सहित प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। लेस प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन कौन सा होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, जो आपने विनियोजित किया था। और कितना विनियोजित किया था? 10,000 रुपये। चेक करें, लिखा हुआ है 10,000 रुपये ऋण पत्र से। ये हुआ टोटल इंटरेस्ट, और ये 5,162। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 5,162 है आपका, ये ठीक है। तो इनकम तो आपको 11 प्राप्त हो रही है, 1,211, परंतु जो बैंक में जमा होंगे शुद्ध राशि, जिस पर कि बैंक कमीशन लेगा 2%, वो होगी 5,162। हालांकि क्रेडिट तो 10 और 5 15,162 होंगे, पर 10,000 रुपये तो आपके खुद के जो शुरू में आपने जमा करा दिए थे, वो 5 साल पहले जो जमा कराए थे, कौन सी डेट दे रखी है? 17 जुलाई 2014 को। वो तब से जमा है पैसा, वो इनकम नहीं है, उसमें कलेक्शन नहीं हो रहा है। कलेक्शन तो ब्याज का हो रहा है केवल ये। तो 15,162 मत ले लीजिएगा कलेक्शन चार्जेस के लिए, 2% जो लेना है आपको, क्योंकि कुल 15,162 रुपये जमा होंगे मैच्योरिटी पर, परिपक्वता पर बैंक में, परंतु उसमें से 10,000 रुपये तो आप जब आपने अकाउंट खोला था जुलाई 2014 में, 17 जुलाई 2014 को, तब जमा कराए थे। तो बैंक ने वो कौन सा कलेक्शन किया? वो तो ऑलरेडी जमा है। बैंक ने जो कलेक्शन किया है वो टोटल इंटरेस्ट हुआ है ये। तो बैंक कमीशन जो लेगा वो 5,162 पर लेगा, 15,162 10,000 रुपये मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये कलेक्शन चार्जेस के लिए 5,162 उस कॉलम में, नेट अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा। ओके, 8th पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कहता? और हाँ जी, गोदावरी का भी हो गया हमारा। गोदावरी का हुआ ना, यस, गोदावरी का हो गया। फिर उसके बाद कहता, लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट 1 पैराग्राफ में भेजिए था, 60,000 रुपये का 8% उत्तर प्रदेश सरकार का ऋण 59,000 रुपये में ब्याज रहित खरीद लिया। गोदावरी के डिबेंचर्स बेचे और उस पैसे से जो पैसा आया प्राप्त हुआ था, उससे उसने 8% यूपी गवर्नमेंट के लोन खरीद लिए 60,000 रुपये वाले। ये नवा 8% यूपी गवर्नमेंट लोन 60,000। अब देखिए ब्याज का काम। ये खरीदा इसने 30 जून को बेचे थे गोदावरी के, और उसी दिन इसको 30 जून को खरीदा। ध्यान देना, हाँ, मैं यही ले रहा हूँ वर्किंग नोट इस तरफ ही। यूपी गवर्नमेंट लोन, परचेज की डेट है वही जब बेचा था गोदावरी का, 30/6/2019 को। इंटरेस्ट ड्यू हो रहा हर एक का, हर सिक्योरिटी का, वो 1 मार्च एंड 1 सितंबर, 1 मार्च एंड 1 सितंबर एवरी ईयर। क्लियर होगी बात? ओके, अब ज़रा देखिएगा, यूपी गवर्नमेंट का जो लोन है ये 8% वाला, ये लोन 30 जून को उसने खरीदा, ब्याज रहित खरीदा। ठीक है,
तो इसका मतलब है उससे पहले ब्याज 1 मार्च को प्राप्त हुआ होगा उस व्यक्ति को जिससे इसने ये यूपी गवर्नमेंट का लोन खरीदा। हमें तो प्राप्त नहीं हुआ 1 मार्च को। अब उसके बाद 1 सितंबर को ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा 1 सितंबर को। तो अब वो खरीदा उस ब्याज जो है वो उसको फिर, क्योंकि खरीदा ब्याज रहित खरीदा है तो फिर ब्याज नहीं मिलेगा, 1 सितंबर को भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात। फिर ब्याज ड्यू होगा 1 मार्च 2020 को, वो ब्याज इसको फिर प्राप्त होगा। फिर सुनिएगा, ये जो यूपी गवर्नमेंट का 8% लोन है ये इसने खरीदा है 30/6/2019 को, जिस पर ब्याज 1 मार्च और 1 सितंबर को ड्यू हो रहा है। तो जो 1 मार्च 2019 का ब्याज था वो इसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय सिक्योरिटी इसके पास थी ही नहीं। ये तो खरीदी 30 जून को। बात समझ में आ गई। तो ब्याज इसको मिलने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ अस्तित्व में नहीं थी। फिर ब्याज ड्यू होगा इस यूपी गवर्नमेंट लोन पर, वो होगा 1 सितंबर 2019 को। वो भी इसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो इसने सिक्योरिटीज खरीदी है ये है एक्स इंटरेस्ट ब्याज रहित, ये परचेज है एक्स इंटरेस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ EX, ब्याज रहित क्रय हुआ है। हाँ, यदि ब्याज सहित क्रय होता तो 6 महीने का ये ब्याज इसको 1 सितंबर को मिल गया होता, परंतु क्योंकि ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट हुआ है, ब्याज रहित खरीदा है, अर्थात अगला जो ब्याज 1 सितंबर को ड्यू होना है वो इसे नहीं मिलेगा। जिसने सिक्योरिटी इसे बेची है या इसने जिससे सिक्योरिटी खरीदी है उस व्यक्ति के पास ही ब्याज रहेगा। क्लियर होगी बात। अब जब 1 मार्च 19 को नहीं मिला है, 1 सितंबर 2019 को नहीं मिला, तो फिर ब्याज अब ड्यू होगा वो 1 मार्च 2020 को होगा। ठीक है, 1 मार्च 2020 को ड्यू होगा और 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब केवल 6 महीने का ब्याज 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक का ब्याज केवल 6 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये ब्याज इसको मिलेगा। अर्थात कुल मिलाकर के 6 महीने का ब्याज ही इस साल इस प्रीवियस ईयर में इनकम के रूप में शामिल होगा, क्योंकि फिर 31 मार्च आ जाता है 2020 और वह हमारे क्लोजिंग डेट है, क्योंकि हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से और इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च 2020 एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू क्लोज ऑन दैट डेट, तो उसके बाद ब्याज के तो कोई डेट नहीं, बात तो फिर 1 सितंबर 2020 में आएगा ब्याज, तो इसलिए वो भी बाद की बात है। तो अभी तक हमें ब्याज मिलेगा केवल और केवल 6 महीने का। देखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट इट इज़ 10% यूपी गवर्नमेंट लोन फॉर 1.2 ईयर, और ये हो जाएगा 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 6 महीने का ब्याज 848 2400, 4800, और ये भी इतना कि गवर्नमेंट लोन है, TDS तो इस पर होगा नहीं। 4800 ये मिलेंगे, 4,800 का आधा, 4,800 का आधा, 848, 4800 इंटू 6/12, 2400,
ये ब्याज ड्यू हो गया। उसके बाद बस औद्योगिक निगम का हो गया, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ का हो गया, तो बात ख़त्म। अब यहाँ पर टोटल कर लें हम ग्रॉस का और इसका टोटल। पहले ग्रॉस ले रहा हूँ मैं, 6,700 प्लस 3,500 प्लस 4,444 प्लस 3,000 प्लस 1,211 प्लस 2,400 21,255। नेट अमाउंट का कैलकुलेशन 6,700 3,500 6,700 5,162 2,400 24,462। ओके, अब लिखें बैंक कमीशन ऑन कलेक्शन, या कलेक्शन चार्जेस भी लिख सकते हैं, @ 2% इंटू जो नेट अमाउंट जमा हुआ 24,462 इंटू 2%, 489 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में। इसमें देखें, यस 489.424 आ रहा है, तो ये -489। टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम 21,255 सही आ रहा है। 21,255 माइनस 489 20766, ये 20766। Here is the answer of the problem 20,766। यही आपका क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखिए इस तरह से कैलकुलेशन होता है इसमें, और ध्यान रखिएगा जो बातें डिटेल में की गई हैं और जो वर्किंग नोट आ रहे हैं उन पर कैलकुलेशन किस तरह से होता है। ख़ास तौर से हमारे NSC का काम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का काम, मैच्योरिटी के पर कैसे होता है। दूसरा बताया गया था यदि ब्याज सहित और ब्याज रहित लेन देन होता है तो किस प्रकार से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, कीपिंग इन व्यू दी डेट और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको ध्यान में रख करके आपको करना होता है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल, सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू फॉर